नमस्कार, माई सेल्फ अभिषेक गौतम फ्रॉम विद्यासार अकेडमी। जो बच्चे इंटर में पढ़ रहे हैं, जो मैंने विगत सेशनों में कोलराउस का नियम और फैराडे के नियम को एक्सप्लेन कराया था, उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू वनडे एग्जाम और इंटर लेवल पर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। विगत वर्षों से कई पेपरों का एनालिसिस करने के बाद इन एमसीक्यू को हम लेके आए हैं, तो आप कम से कम 3 से बार स्लाइड को देखिएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कोरिलेट करके समझाऊंगा, जो आपके प्री मेमोरी में थोड़ा सा एक्सेप्टेड करेंगे और क्लिक भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू के। ये कोलराउस का नियम किससे संबंधित है? जैसे मैंने आपको वीडियो बताया था, कोलराउस का नियम है वो तन्यता की चालकता पर करता है। जो आपने जो डाइल्यूट उसके अंदर डाला हुआ है शेल के उसके अंदर, तो उसकी क्या तन्यता है, तो तन्यता पर ये डिपेंड करता है। तो इसका जो ऑप्शन क्लिक रहेगा वो तन्यता रहेगा, ना तो ये चालकता पर है और ना ये आने की गतिशीलता पर है, ना ये विद्युत अपघट्ट की दरों पर है। ये चारों रिलेटेड ऑप्शन उसी से हैं, लेकिन जो सही मोस्ट है वो आपका है अनंत तन्यता। यहां देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। कोलराउस के नियम के अनुसार मोलर चालकता निर्भर करती है। कोलराउस के नियम के अनुसार मोलर चालकता निर्भर करती है। तो आपको ज्यादा अगर ब्रीफ में देखना है तो मेरी डिस्क्रिप्शन पर वीडियो डली है कोलराउस की, उसको आप पढ़िएगा। आपको कोई भी चीज ऑप्शनल की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप कहीं से भी क्लिक कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है। इसमें बात करेंगे कोलराउस के नियम के अनुसार मोलर चालकता निर्भर करती है। मोलर चालकता निर्भर करती है, वो आयन की प्रकृति पर निर्भर करती है। आयन आपका किस प्रकृति का है? मोलर चालकता किस पर निर्भर करती है? आयन की प्रकृति। आप यहाँ पर देखिएगा, बड़ा ये आपको लग रहा है बड़ा आसान है। यहाँ सारी चीजें देखिए कोरिलेट की गई है, ये सारी चीजें कोलराउस के अंदर हैं, लेकिन जो राइट आंसर है वो आपका है आयन की प्रकृति है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं। अनंत तन्यता पर किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता होती है। अनंत तन्यता पर इस पर अनंत तन्यता पर मोलर चालकता होती है। मोलर चालकता होती है अधिकतम। जब उसकी तन्यता आप बहुत हैवी कर दोगे, इनफाइनाइट कर दोगे, तो मोलर चालकता भी उसकी बढ़ जाएगी। तो आपको बड़ा विशेष ध्यान रखना है। देखो शून्य भी है, न्यूनतम भी है, अपरवर्ती भी है, लेकिन चार ऑप्शन को रिलेटेड है, बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन आपका जो सही आंसर जाएगा वो उससे अधिकतम की तरफ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आपकी कोलराउस के नियम का मुख्यतः किसके लिए उपयोगी है। उसमें हमने डेफिनेशन में दिया था कमजोर इलेक्ट्रोलाइट, कमजोर आबंध है ना, उसके लिए है। किसके लिए? कमजोर के लिए है ना, कमजोर दुर्लभ बॉन्ड के लिए है, ना कि प्रबल के लिए। आपको बहुत ध्यान रखना है, ना तो धातु में है, ना ही अर्धचालक में है, ना ही मजबूत में है, किसमें है? कमजोर इलेक्ट्रोलाइट में है। मैंने उसकी डेफिनेशन में एक्चुअली मेरे पिछले प्रीवियस वीडियो में जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। नेक्स्ट में देखिएगा कोलराउस का नियम लागू होता है। कोलराउस का नियम लागू होता है उच्च सांद्रता पर, अनंत तन्यता पर, ठोस अवस्था पर, गैसीय अवस्था पर। जो आपने चार क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसके हिसाब से लगाइए इसमें क्या हो सकता है। तो देखिए हमने कोलराउस का नियम ही डिपेंड है तन्यता पर। कोलराउस का नियम किस पर डिपेंड है? तन्यता पर डिपेंड है और कमजोर बॉन्ड पर डिपेंड है। आप ध्यान रखिएगा, कोलराउस का नियम में जो भी बात कही गई है वो आपकी तन्यता और कमजोर बॉन्ड पर बात करी गई है, ना तो हैवी बॉन्ड पर बात की गई है, ना ही किसी मेटेरियल पे की गई है, ना ही किसी गैस पे की गई है, ना ही किसी सांद्रता का परिचय दिया गया है। उसमें तन्यता और बॉन्ड की उस पर बात की गई है। आप ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी कोई भी ऑप्शन घुमा फिरा के आता है
लेकिन उसका सही आंसर अतनुता और बॉन्ड के उस पर जाएगा अगर इन चीजों का जिक्र किया गया है तो अनंत तनुता, इसका सही आंसर क्या है? अनंत तनुता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फैराडे का पहला नियम संबंधित है, जो फैराडे का पहला नियम है वो किससे संबंधित है? देखो, फैराडे के पहला हो चाहे दूसरा नियम हो, दोनों नियमों पर आवेश की तो बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों नियमों में उसके पदार्थ की बात कही गई है, एक में आवेश की गई है और एक में रासायनिक उसकी की गई है। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो कहां जाएगा बताइए आप, लगाइए दिमाग। इसका सही आंसर जाएगा द्रव्यमान और आवेश। क्यों कहता है? कोरलास कहता है अपने नियमों में, जो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ एकत्रित होगा वो उसमें प्रभावित आवेश के समानुपाती होगा, इसलिए इसका आंसर इससे, क्योंकि W प्रोपोर्शनल Q है या फिर M प्रोपोर्शनल Q है, इसलिए ये इस पे जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी हो गया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, फैराडे का दूसरा नियम किस पे आधारित है? फैराडे का दूसरा नियम किस पे आधारित है? तो बताइए किस पे आधारित है भाई, लगाओ दिमाग, किस पे आधारित होता है? देखो उसमें इधर रासायनिक समतुल्यता पर, रासायनिक समतुल्यता उधर भार पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? भार पर। क्योंकि जब उसमें हम आवेश को देंगे तो उसकी जो विभिन्न के इलेक्ट्रोड है उसका भार पे तुल्यता मानी, यानी ना तो घनत्व की बात की गई है, न ही आणविक आवेश की बात की गई, नहीं परमाणु संख्या की बात की गई। ये चीजें तो फैराडे के नियम के आसपास भी नहीं है। तो आपका सही बात आएगी, क्यों कि फैराडे का जो दूसरा नियम था वो क्या था? वो ये था W1/W2 इज इक्वल टू E2/E1, या फिर इसको M मान लो, M1/M2 और E2/E1 ये था, इसलिए ये था, सॉरी ये यहाँ पर ये ठीक है, ये आपका। नेक्स्ट बात करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। विद्युत अपघट्ट में जमा द्रव्यमान निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? बताइए भाई, पीछे के वीडियो आप देखिए विद्युत अपघट्ट में जमा द्रव्यमान निर्भर करता है, किस पे करता है? ये करता है आपका कुल आवेश पर। क्यों? कि उसमें जब हम आवेश प्रवाहित करेंगे तभी तो इलेक्ट्रोड पर वो जमा होगा, तो इसलिए विद्युत में जो जमा किया हुआ द्रव्यमान है वो किस पर करता है? आवेश पर, जितना आवेश है। क्यों? कि W प्रोपोर्शनल Q था, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और चीज थी, W प्रोपोर्शनल ZIT था। अब I यहाँ पर करंट है, T यहाँ पर समय है, तो इसलिए इन चीजों से कोरिलेट किया जाए तो इसका आंसर इसकी तरफ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फैराडे का स्थिरांक दर्शाता है। बताइए फैराडे का स्थिरांक क्या दर्शाता है? फैराडे का स्थिरांक क्या दर्शाता है? फैराडे का स्थिरांक दर्शाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्यों? कि जो हमारी, देखिए मैं अभी आपको बताता हूं कि जैसे हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा था W=ZIT, तो जो स्थिरांक है वो हमारे इसकी वैल्यू को दर्शाता है, इसकी वैल्यू को IT की। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश है उस पर दर्शा अंतर दी जाएगा। बोलिए फैराडे के नियम लागू होता है धातुओं पर, अर्धचालकों पर, इलेक्ट्रोलाइट पर और कुचालक। ना तो इसकी बात की गई है, ना इसकी बात की गई है। सही आंसर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है। देख लेना आप।
ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर और इससे रिलेटेड आप क्रिटिकल क्वेश्चनों को चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में फैराडे और कोलार्स का एक्सप्लेन वीडियो डला हुआ है, उसको आप एक बार देखिएगा, बड़े हेल्पफुल होगा इंटर और आपकी कंपटीशन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।